43% हमारे पास प्लेन एरियाज अवेलेबल हैं एंड आफ्टर दैट 30% हमारे पास माउंटेन एरियाज अवेलेबल हैं। माउंटेन सरफेस अवेलेबल, टोटल सरफेस और एरिया ऑफ द कंट्री का 30% माउंटेन है and you can read it. About 43% of the land area is plant which provide facilities for agriculture and industries के लिए हम plain areas का use करते हैं, that is 43% का। and after that mountains account for 30%, plains 43%, mountain 30% of the total surface area of the country। पूरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री का 30% माउंटेन एरिया है एंड एंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर। और वहाँ पे कुछ रिवर्स जो पेरिनियल है, पेरिनियल्स मतलब ऑल ओवर दी मतलब 12 मंथ तक वहाँ पे रिवर्स फ्लो होती है और प्रोवाइड फैसिलिटी। और वहाँ पे माउंटेन्स पे टूरिज्म की फैसिलिटीज़ है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी अवेलेबल है, मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं। About 27% of the area of the country is the plateau region और जो 27% अवेलेबल है वो प्लेट्यू रीजन है। हमारा कौन सा रीजन अवेलेबल है? प्लेट्यू रीजन अवेलेबल है एंड इट पोजेस रिच रिजर्व्स ऑफ। और प्लेट्यू रीजन वी नो दैट कि वहाँ पे रिच ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट अवेलेबल्स रहते हैं। तो हमने क्या किया? 43% प्लेन एरियाज एंड 30% माउंटेन एरियाज एंड 27% प्लेट्यूज आर अवेलेबल इन इंडिया। 43% प्लेन, 30% माउंटेन एंड 27% प्लेट्यू एरिया। The next topic is land utilization. The next topic is land utilization. यू कैन सी 43% प्लेन एरियाज है जो आपकी इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाती है। 30% आपका माउंटेन एरिया है जो जहाँ पे पेरिनियल रिवर्स फ्लो होते हैं पूरे 12 मंथ्स, पेरिनियल मतलब पूरे ईयर्स एंड वहाँ पर टूरिज़्म की बहुत अच्छी इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी सही है और टूरिज़्म की भी फैसिलिटीज़ है एंड 27% प्लेट्यूज है। 27% हमारे यहाँ रिच मिनरल्स अवेलेबल है। यू कैन से 27% हमारे यहाँ मतलब प्लेट्यूज में रिच मिनरल्स अवेलेबल है। नेक्स्ट टॉपिक लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन टॉपिक से कि हम लैंड का यूज़ कैसे कैसे करते हैं। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। फर्स्ट इज फॉरेस्ट। लैंड का यूज़ क्या करें? फॉरेस्ट में यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी फॉरेस्ट लगे हुए हैं लैंड पे। एंड सेकेंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट, सेकेंड लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन एंड इन लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन में फर्स्ट पॉइंट है जो बैरन लैंड्स हैं और जो वेस्ट लैंड है। जो बैरन लैंड से, बैरन मतलब बंजर लैंड, और जो वेस्ट लैंड हो चुके हैं उनका यूज़ हम कल्टीवेशन के लिए नहीं करते। और लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? लैंड का यूज़ हम कहाँ करते हैं? बिल्डिंग, रोड और फैक्ट्रीज बनाने में हम उनका यूज़ करते हैं। ये सब कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं करते। जो बैरन लैंड्स हैं और जो ख़राब लैंड्स हो जाते हैं हम उनका यूज़ नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्डिंग्स, रोड्स एंड फैक्ट्रीज। कुछ बंजर भूमि भी है, कुछ वेस्ट भूमि भी है, कुछ लैंड को हम बिल्डिंग्स, स्कूल बनाने सब में यूज़ करते हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स हैं, कुछ अनकल्टिवेटेड लैंड से एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, मतलब एक्सक्लूड फैलो लैंड मतलब जो बंजर लैंड है उनको एक्सक्लूड कर दिया। तो देखिए हमारे पास अदर अनकल्टिवेटेड लैंड कौन से जिस पे खेती नहीं की जा सकती है। पहले नॉट अवेलेबल, कुछ लैंड अवेलेबल नहीं थे कल्टीवेशन के लिए। थर्ड पॉइंट है वो लैंड जिन पे हम खेती नहीं कर सकते।
एक परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। जो परमानेंट पास्चर्स होते हैं और जो ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं, जो पास्चर छोटे मोटे घास हो जाते हैं, ग्रेजिंग लैंड जिन पर सिर्फ जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रेज करने जाते हैं, तो उनके लिए वो लैंड्स रहते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स। जो हम सेकंड पॉइंट है, जो लैंड होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स करने के लिए, मतलब ट्रीज को उगाने के लिए, ट्रीज को क्रॉप्स को लगाने के लिए हम उनका यूज़ करते हैं। ट्रीज को उगाने के लिए हम उनका यूज़ करते हैं और इसमें नेट शोन एरिया इंक्लूड नहीं होता। हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज नेट शोन एरिया। व्हाट इज नेट शोन एरिया? नेट शोन एरिया इज दैट लैंड द पार्ट ऑफ कल्टीवेशन के लिए, वो लैंड होता है नेट शोन एरिया जो हम कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं, कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। बट इन थर्ड पॉइंट अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, third point uncultivated land first. I have written 3 points, that is land utilization. First is forest. फॉरेस्ट के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं। सेकेंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ये लैंड्स अवेलेबल नहीं होते कल्टीवेशन के लिए। जैसे जो बैरन लैंड्स है उनको हम कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, जो वेस्ट लैंड है उनको भी हम कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, लैंड का हम नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक दैट बिल्डिंग्स, रोड, फैक्ट्रीज के लिए। एंड थर्ड, अदर अनकल्टिवेटेड जो लैंड्स होते हैं उसमें 3 पॉइंट्स हैं। अनकल्टिवेटेड लैंड्स में हमने फॉलो लैंड को इंक्लूड नहीं किया या बंजर भूमि को इंक्लूड नहीं किया है, फॉलो लैंड्स को इंक्लूड हमने नहीं किया है। And you can see in third point permanent pastures और grazing lands को include हम other uncultivated land है जो मतलब pasture permanent, वहाँ पे pastures और grazing land है, वहाँ पे हमेशा जानवर सब आते हैं घास खाने के लिए, pastures वहाँ पे उगते हैं। and the second is land under miscellaneous tree crops, और जो land होते हैं हम कई बार उन land का यूज़ कुछ tree crops को लगाने के लिए करते हैं। आर नॉट इंक्लूडेड इन नेट शोन एरिया, नेट शोन एरिया मतलब कि जहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो हम इसमें एग्रीकल्चर नहीं कर रहे, ट्री क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। उस एरिया में ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स कर रहे हैं, ग्रोव्स कर रहे हैं। आई हैव नॉट रिटन ग्रोव्स, हमने ग्रोव्स नहीं लिखा, ट्री क्रॉप्स को ग्रोव्स कर रहे हैं। उन छोटे छोटे प्लांट्स को हम लोग वहाँ पे छोटी छोटी फसलों को, छोटे छोटे प्लांट्स को लगा रहे हैं, ठीक है। एंड सी है कल्चरल वेस्ट लैंड, ये कल्चरल वेस्ट लैंड होते हैं। कभी कभी हम कल्चर बेसिस पे इन लैंड को वेस्ट करते हैं, दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर एग्रीकल्चर ईयर। हम एक डिसाइड कर लेते हैं अपने कल्चरल लैंड में कि हम इस लैंड का दिस ईयर अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स हम इस लैंड को यूज़ करेंगे। हर 5 ईयर्स में हम इस लैंड को यूज़ करेंगे। एक कल्चरल वेस्ट लैंड हमने एक कल्चर बेसिस पे इस लैंड को बना रखा है कि हम हर 5 ईयर्स के बाद ही इस लैंड को यूज़ करेंगे। और यू कैन से कि जहाँ पे लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर, मतलब ये जो कल्चरेबल वेस्टलैंड होते हैं ये 5 साल से ज़्यादा तक के लिए, मतलब यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं की जाती है। यहाँ पे 5 ईयर से ज़्यादा तक के लिए, मोर देन 5 ईयर्स तक यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है इन लैंड्स पर। एंड आवर 4 पॉइंट इज फॉलो लैंड, आवर 4 पॉइंट इज फॉलो लैंड। एंड यू कैन से फॉलो लैंड इज अ टाइप ऑफ बंजर भूमि। Our 4 point is fallow land. Fallow land क्या होते हैं? जो current fallow lands हैं, fallow lands बंजर भूमि, और जो current fallow lands हैं left without cultivation for 1 or less than 1 agriculture year. हम इनको 1 साल या उससे कम के लिए हम इस लैंड को ऐसे ही छोड़ देते हैं।
विदाउट कल्टीवेशन, यहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं और इसको 1 साल या उससे कम के लिए हम यहाँ पे खेती, मतलब ऐसे लैंड, फैलो लैंड, हम ऐसे लैंड को, करेंट फैलो लैंड ऐसे लैंड्स को कहते हैं जहाँ पे हमने कल्टीवेशन नहीं किया, जहाँ पे हमने कल्टीवेशन 1 या उससे कम तक के सालों में कल्टीवेशन 1 या 9 मंथ या 8 मंथ तक के लिए अभी तक वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं किया है। करेंट फैलो लैंड हम उसे कह रहे हैं। लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। विदाउट कल्टीवेशन हमने उस लैंड को क्या छोड़ के रखा है, अदर देन करेंट फॉलो, मतलब हमने उसे 1 या उससे कम ईयर के लिए छोड़ के रखा है तो दैट इज करेंट फैलो लैंड। और अदर देन करेंट फैलो लैंड्स कौन से होते हैं, जो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स के लिए, जिनको हमने छोड़ के रखा है 1 to 5 ईयर्स तक के लिए वहाँ पे खेती नहीं की गई होगी, एग्रीकल्चर नहीं किया गया होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अदर देन करेंट फैलो मतलब कि उसे 1 से 5 ईयर्स तक के लिए हमने लेफ्ट करके रखा है कि वहाँ पे खेती या वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हुआ। लेकिन करेंट फॉलो का क्या है, 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर। एंड नेट शोन एरिया, नेट शोन एरिया क्या है, एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, मीन्स कि ऐसा एरिया जिस पे हम एग्रीकल्चर करते हैं मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर एरिया, मतलब एक फेज पे इस एग्रीकल्चर में साल में एक बार से अधिक हम वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। एक बार मतलब एक से ज़्यादा बार हम वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, एक से ज़्यादा हम वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। बट प्लस नेट शोन एरिया इज नोन एज, यू कैन से, देखिए हमारा जो नेट शोन एरिया है वो लैंड द पार्ट ऑफ कल्टीवेशन के लिए यूज़ करता है। जो नेट शोन एरिया है, नेट शोन एरिया मीन्स कि इस पार्ट पे आपका कल्टीवेशन हुआ है साल में, मतलब इस पार्ट पे आपने कल्टीवेशन किया है। बट ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है जो हम साल में 3 क्रॉप्स को, साल में हम नंबर ऑफ क्रॉप्स को वहाँ पे उगाते हैं, नंबर ऑफ क्रॉप्स को हम सोन करते हैं, दैट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, दैट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेट शोन एरिया मतलब कि इस एरिया में हमने यू कैन शो कि मतलब इस एरिया में हमने शुगर केन बो दिया, ग्रो कर दिया। बट ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में हम क्या कहते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में हम 3 क्रॉप्स लमसम उस ईयर में लगाते हैं, 3 क्रॉप्स हम सोन करते हैं उस एरिया में। और उसके बाद से जब हम देखते हैं, अगर आप 2 हेक्टेयर्स का प्लॉट ले लो, 2 हेक्टेयर्स का अगर आपने, या 4 हेक्टेयर्स का आपने प्लॉट ले लिया और उस एरिया में आपने 3 क्रॉप्स को लगाया, तो आप अगर देखोगे तो आप अगर जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके कितने क्रॉप्स हो जाएंगे, कितना आप कर लोगे, 2 into 3 यू कैन मल्टीप्लाई। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में आप 2 से ज़्यादा क्रॉप्स, 3 क्रॉप्स लगा सकते हो, 3 क्रॉप्स मेनली लगा सकते हैं। बट नेट शोन एरिया, उस एरिया में कितने क्रॉप्स लगे हैं, दैट इज नेट शोन एरिया। इट्स अ पार्ट ऑफ कल्टीवेशन, मतलब हम वो नेट शोन एरिया मतलब हम उस लैंड का पार्ट ऑफ कल्टीवेशन, मतलब कितना यूज़ कर रहे हैं उस लैंड का। बट ग्रॉस है कि हमने उसमें कितने क्रॉप्स का यूज़ किया, कितने क्रॉप्स लगाए। And our next topic is land use pattern in India. 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 The use of land is determined both by physical factors. हम जो लैंड का यूज़ करते हैं ये बहुत डिटरमाइन होता है, एक फिजिकल फैक्टर से, एंड सेकेंड फिजिकल फैक्टर सच एज यू कैन से टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशन। हम लैंड को इन पैटर्न्स पे यूज़ करते हैं, हमने लैंड को डिवाइड किया है। सॉइल की टाइप
हमारे लैंड में सॉइल टाइप्स ऑफ सॉइल्स भी हैं, क्लाइमेट्स भी है अलग अलग प्लेसेस पे। ह्यूमन फैक्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारी डेंसिटी कहाँ है, कहाँ हमारी डेंसिटी कम है, कहाँ पे रिच कल्चरल ट्रेडिशंस को यूज़ किया जा रहा है या रिच कल्चर हेरिटेज को। देन टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया क्या है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एंड लैंड यूज डाटा, जो हम लैंड यूज डाटा कर रहे हैं वो 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया का यूज़ कर रहे हैं। आप हम लोग जो प्लेन एरियाज, जो माउंटेन एरियाज, जो प्लेट्यूज में इन सब लैंड का यूज़ कर रहे हैं, या बैरन लैंड हमारे पास जो फॉरेस्ट है, नॉन एग्रीकल्चर एरियाज, परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग, इन सबको मिलाकर हम सिर्फ 93% ही अपने लैंड का यूज़ करते हैं, ओनली 93%। हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, और हम अपने लैंड का सिर्फ 93% ही यूज़ कर पाते हैं। बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग द मोस्ट ऑफ दी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, एक्सेप्ट जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, एक्सेप्ट आसाम हैज़ नॉट बीन डन फुली। जो आसाम है वहाँ पर हम खेती या वहाँ पे उसकी ज़मीन का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं, आसाम की ज़मीन का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। मोर एवर सम एरिया, जम्मू कश्मीर का जो कुछ एरिया है वो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर लिया, तो उन एरिया का भी हम यूज़ नहीं कर पाते। एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वे, और जो चाइना है उन्होंने भी कुछ हमारी ज़मीन ली है जिससे कि हम वहाँ का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, उन एरियाज़ का भी हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो दैट इज हम सिर्फ अपनी 93% ही ज़मीन का या 93% ही ज़मीन का हम इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान और असम के कुछ पार्ट्स का हम यूज़ नहीं कर पाते। चाइना और पाकिस्तान ने कुछ ज़मीन ले ली है, और असम में भी अभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी यही है, तो बांग्लादेश साइड में जो असम का पार्ट्स भी हैं। एंड लेट्स स्टडी द चार्ट which are given in figure 1.4. The land, first let's see, the land under permanent pasture and also pasture has also decreased. जो लैंड परमानेंट pasture था हमारा लैंड जिस पे जो ग्रेजिंग की जाती थी वो भी डिक्रीज हुआ है। आप अगर 1960 से 1960-61 से कंपेयर करोगे 2008 और 9 में, पहला कंपेयर करते हैं हमने कौन सा कंपेयर किया, लैंड अंडर परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड को कंपेयर किया। तो हमारा 1960 और 61 में जो पास्चर ग्रेजिंग लैंड है वो 4.71% है, और 2008 और 9 में जो हमारा पास्चर लैंड है, पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, वो 3.38% ही रह गया है, 3.38% ही रह गया है। इसके how are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it? आप देखिए, पहले 4.71% था, अब 3.38% ही रह गया। अब हम अपने जो हमारे जो ह्यूज कैटल्स हैं वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ पे खाने जाएंगे, मीन्स कि उन्हें हम खाने के लिए उनके जो चारा जो पैस्चर से कैसे अवेलेबल करा पाए। मोस्ट ऑफ the other than the current fallow land are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. जो हमारी fallow lands है वो तो उनमें fertility है ही नहीं, उनमें हम और बहुत अगर हम उनमें मतलब जो हमारी पुअर क्वालिटी ऑफ लैंड्स है, यू कैन से मोस्ट ऑफ द अदर देन जो करंट फैलो लैंड्स हैं, जो करंट फैलो लैंड्स हैं, मोस्ट ऑफ द अदर द करंट फैलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी। करंट फैलो लैंड जो 1 साल से कम
1 साल से कम के लिए जिनको हमने लेफ्ट किया वो आइदर पुअर क्वालिटी की है, और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड, अगर हम उन पे कॉस्ट भी लगाते हैं कल्टीवेट करने के लिए तो हमारा जो इनकम है, हमारी जो इनकम है वो कुछ ज़्यादा ही उसमें लगेगी, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा, मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी। Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net shown area, then the percentage of net shown area in India comes about to 54% of the total reporting area. अगर हम करंट फैलो लैंड्स का यूज़ रेगुलर करें, या आपने यहाँ पे लिखा है दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड, इन लैंड्स को हम कल्टिवेट करते हैं वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 एरिया, तो मतलब 2 से 3 साल के बीच में हम इनका इस्तेमाल 1 बार या 2 बार कर लेते हैं। और इनका जो नेट शोन एरिया है, जो नेट शोन इनका एरिया होता है, मतलब उसको भी हम इंक्लूड, जो नेट शोन एरिया पे हमने जो कल्टीवेशन किया है, जो एग्रीकल्चर बोया, जो खेती की है, उसमें जो अनाज आया, जो क्रॉप्स आए हैं, और इनको जो करंट फैलो लैंड पे जो हमने 2 से 3 साल में, मतलब 3 इयर्स तक 2 से 3 साल में 1 से 2 बार खेती की है, उनको अगर मिक्स करें, इंक्लूड करें, तो ये जो परसेंटेज है वो बहुत ही इंक्रीज कर जाएगा, दैट इट कम 54% हो जाएगा, दैट इट कम 54% हमारी क्रॉप्स कल्टीवेट हो जाएगा। The pattern of net shown area varies greatly from one state to another. जो net shown area है वो पैटर्न स्टेट टू स्टेट मतलब अलग होता है। It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in अरुणाचल प्रदेश। 80% हमारा पंजाब और हरियाणा में है जहाँ कल्टीवेशन बहुत होती है, हाई यील्डिंग प्रोडक्शन होते हैं, बट अरुणाचल प्रदेश को कंपेयर करें तो वो सिर्फ ओनली 10% ही है। वहाँ पे कितना है? ओनली 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सिर्फ 10% ही उसकी खेती का है। एंड फॉरेस्ट एरिया इन कंट्री इज फार लोअर देन, फॉरेस्ट एरिया ऑलवेज 33% होना चाहिए, बट हमारी जोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट एरिया अभी भी बहुत कम है। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में बनाई गई थी उसमें कहा गया था जो फॉरेस्ट एरिया है वो 33% होना चाहिए, लेकिन जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, वो कितना बचा है? जो 1960 से 61 में 18.11% था, बट 2008 और 9 में वो इंक्रीज किया और वो कितना हो गया? 22.78% वो हो गया। The livelihood of millions, it was considered essential for maintenance of the ecological balance. अगर प्लांट्स लगेंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। The livelihood of millions of people who live in the fringes of these forests depend on it. जितने भी जो मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, जो मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं, यू कैन से जो आसपास रहते हैं, वो फॉरेस्ट पे ही अपनी लाइफ डिपेंड, उनकी फॉरेस्ट पे ही लाइफ उनकी डिपेंड है। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एट वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। देखिए, कुछ लैंड्स हैं जो वेस्ट लैंड है और कुछ लैंड्स को हम नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए यूज़ करते हैं। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस ये 4.9% था, 95% था 1960 और 61 में, बट ये 2008 और 2009 में बिल्कुल 5.57% ये इंक्रीज कर गया। जो हमारी मतलब वेस्ट लैंड है और जो हम इनका मतलब नॉन एग्रीकल्चर यूजेस हैं उनका ये इंक्रीज कर गया, जैसे बिल्डिंग बनाना, इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करना। पहले ये 4.9% था, अब ये 5.57% इंक्रीज कर गया। वेस्ट लैंड में रॉकी, एरिड, desert areas and land and put to other non-agriculture uses include
सेटलमेंट्स, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्रीज आ जाती हैं. वी विल डिस्कस एरिड एंड डेजर्ट एरियाज फर्दर. आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures. अगर हम लैंड का यूज लगातार करते जाएं और appropriate measures को ना लें, without taking appropriate measures to conserve and manage it, has resulted in land degradation. इसके कारण क्या होगा? लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा. And this in turn has serious repercussions on the society and the environment. लैंड डिग्रेडेशन के कारण हमारी सोसाइटी पे कुछ ज़्यादा ही इसका इफेक्ट पड़ेगा. और लेट डिस्कस व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स.